आपका फिर से स्वागत है। आज मैं वर्ष 2015 में रिलीज फिल्म की कहानी समझाने जा रहा हूँ। फिल्म को 3 कथाओं में विभाजित किया गया है। पहली कथा एक राज्य के राजा और रानी के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसका नाम लॉन्ग ट्रेलिस है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे दंपत्ति सुखी जीवन जी रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि रानी एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति से पीड़ित है, जो उन्हें कभी मां नहीं बनने देगी। इस वजह से रानी हमेशा परेशान रहती है। अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखकर राजा पूरे क्षेत्र के सबसे अच्छे डॉक्टर और चिकित्सक को बुलाता है, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से कोई भी उसके भीतर की रहस्यमय बीमारी का निदान करने में सक्षम नहीं है। इसके बावजूद राजा अपनी रानी को खुश करने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन वह महल में कुछ सर्कस कलाकारों को आमंत्रित करता है। अचानक रानी की नजर पर पड़ती है कि सर्कस कलाकारों में से एक बच्चे की उम्मीद कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ईर्ष्यालु हो जाती है और अपने कक्ष में प्रवेश करने के बाद चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वह उसके कमरे में जाता है और उसकी समस्या को हल करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम खाता है। रात में एक अजीब नेक्रोमेंट महल में आता है और दावा करता है कि वह रानी की गर्भावस्था की समस्या को हल कर सकता है। यह सुनकर राजा ने उसे याद दिलाया कि अतीत में कई लोगों ने कोशिश की है और असफल रहे हैं। हालांकि नेक्रोमेंट इस बात पर अड़ा है कि रानी एक बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है राजा अपनी रानी के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। राजा अंतिम सीमा तक जाने का दावा करता है। नेक्रोमेंट ने खुलासा किया कि उसके पास वर्षों का अनुभव है और वह प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके अलावा वह कहता है कि प्रकृति को हमेशा संतुलन में रहना चाहिए। वो राजा से कहता है कि उसे एक जीवन का बलिदान भी देना होगा। राजा और रानी ने उसे अपना पूरा समर्थन दिया। इसके बाद नेक्रोमेंट ने प्रक्रिया का वर्णन करना शुरू किया। राजा को एक समुद्री राक्षस को पकड़ना होगा, जिसका दिल रानी की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसे फिर एक शुद्ध अविवाहित महिला बनाएगी, जिसे रानी द्वारा खाया जाएगा। नेक्रोमेंट ने आश्वासन दिया कि रानी गर्भवती हो जाएगी। यह सुनकर राजा तुरंत समुद्री राक्षस का शिकार करने के लिए सहमत हो जाता है और तैयारी शुरू कर देता है। अगले दिन राजा अपने मिशन पर निकलता है। उसे एक प्राणी मिलता है। जब राक्षस सो रहा होता है तो राजा उस पर हमला करने के लिए समुद्र में चला जाता है। अंततः वह जानवर को मारने में सफल होता है, लेकिन संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जल्द ही वह दम तोड़ देता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वह प्राणी का दिल निकाल लेता है। रानी दिल को कपड़े से ढककर महल में लौट आती है। बाद में महल में एक नौकरानी को अविवाहित और पवित्र पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे खाना बनाते समय दिल तैयार करने का काम सौंपा गया। उसे अजीब संवेदनाओं का अनुभव होता है और जल्द ही वह अचानक गर्भवती हो जाती है। रानी दिल को खा जाती है और अंत में वह अगले दृश्य में गर्भवती हो जाती है। नौकरानी और रानी एक ही समय में अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लड़के एक ही उम्र के लगते हैं। रानी के बेटे का नाम एलियास है, जबकि नौकरानी का नाम जोना है। फिल्म तेजी से 16 साल आगे हो जाती है, जहां बच्चे अब वयस्क हो गए हैं। रानी अपने बेटे एलियास के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जीवन का दूसरा मौका दिया गया है। हालांकि दोनों बच्चे जो एक ही दिन पैदा हुए थे और जुड़वा बच्चों की तरह दिखते हैं, राक्षस को उनके बालों के सफेद रंग से दर्शाया जाता है। उनकी गहरी दोस्ती है और वे एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दूसरी ओर रानी उनकी दोस्ती से नफरत करती है। वह अपने बेटे को बताती है कि एक राजकुमार के रूप में उसे नौकरानी के बेटे जोना के साथ दोस्ती करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद इलियास अपनी मां को नजरअंदाज करता है और जोना से मिलना जारी रखता है। बाद में हमें यह भी पता चलता है कि बच्चों में अनोखे तरीके से पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता है। अगले दृश्य में रानी अपनी नौकरानी को धमकी देती है कि अगर वह अपने बेटे को ऐसा करने से नहीं रोकती है, एलियास से मिलने पर उसे और उसके बच्चे को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर भी दोनों बेपरवाह लगते हैं और नियमित मिलते हैं। वे एक दिन सीमा पार कर जाते हैं, जब जोना एलियास के कपड़े पहनता है और रानी के पास जाता है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह जोना को बाहर भेज देती है। एलियास उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन जोना विफल रहता है। फिर अपने चाकू से एक पेड़ को काट देता है और वहां से पानी बहने लगता है। वह इलियास से कहता है कि जब तक पानी साफ है उसे पता होना चाहिए कि वह जीवित है, और जैसे ही वह लाल हो जाता है उसे समझ जाना चाहिए कि जोना की जान खतरे में है। वह चला जाता है। इलियास नियमित रूप से पानी की जांच करता है कि क्या यह लाल हो गया है। एक दिन पानी लाल हो जाता है और उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। जोना को ढूंढने के लिए वह अपनी माँ को सूचित किए बिना राज्य छोड़ देता है। लंबी खोज के बाद इलियास आखिरकार जोना के पास पहुंचता है। घर पर उसे पता चलता है कि जोना ने एक युवा महिला से शादी की है। वहां के लोग उसे जोना के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि उनके चेहरे की विशेषताएं समान हैं। तब उसे पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल में गया था और इलियास के बाद से वापस नहीं आया है। फिर वह जोना की तलाश में निकल जाता है, जबकि रानी उसके बारे में और अधिक चिंतित हो जाती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। वह फिर से नेक्रोमेंट के पास जाती है, लेकिन वह वही बात पूछता है कि यदि वह चाहती है कि उसका बच्चा वापस आ जाए तो उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। रानी तुरंत इस
प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। अन्यथा जोनाह को अंदर घायल देखा जाता है। गुफा में एक उड़ता हुआ प्राणी उस पर हमला करता है और उसकी चीख सुनने के बाद उसे मारने का प्रयास करता है। एलियास जोना का पता लगाता है और अपनी तलवार से उस प्राणी को समाप्त कर देता है। हालांकि एलियास इस बात से अनभिज्ञ है कि वह प्राणी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, लेकिन इसी बात पर सहमति बनी थी कि वह प्राणी जीवन के बदले में जीवित रहेगा। पहली कथा का अंतिम दृश्य, इलियास राज्य के सिंहासन पर चढ़ता है और इसके बाद कहानी समाप्त होती है। हमें दूसरी कथा दिखाई जाती है जिसमें राजा और दो बुजुर्ग महिलाएं ईमा और डोरा इस कथा का केंद्र बिंदु है। राजा एक अत्यंत कामुक व्यक्ति है जो है वह लगातार महिलाओं से घिरा रहता है और हर समय भारी मात्रा में शराब पीता है और अभी तक अपनी रानी का पता नहीं लगा पाया है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास इतना प्रभाव और भाग्य है कि वह किसी से भी शादी कर सकता है। बाद में हमें दो बुजुर्ग बहनों से मिलवाया जाता है जो महल के पास रहती हैं। उनमें से एक है जिसका नाम डोरा है और दूसरी का नाम ईमा है। डोरा एक चतुर और स्वार्थी महिला है जबकि ईमा सीधी सादी है। वे मुश्किल से ही अपना घर छोड़ती हैं और अविवाहित भी हैं। यह निश्चित है कि वे वहां अकेले ही मर जाएंगी, फिर भी उनकी आवाज अविश्वसनीय रूप से सुखद और युवा लगती है। एक सुबह राजा ने डोरा को गाते हुए सुना और तुरंत उसकी आवाज से मोहित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह जल्द ही उससे मिलने का फैसला करता है। राजा अपने दिमाग में महिला पर एक नजर डालने के लिए उनके दरवाजे पर जाता है। वह सोचता है कि डोरा युवा और सुंदर है। जब वह दरवाजा खटखटाता है तो बहनें घबराने लगती हैं। उनका मानना है कि अगर राजा को उनके स्वरूप के बारे में पता चलेगा तो वह क्रोधित हो जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई और डोरा ने राजा से एक सप्ताह के बाद वापस आने का अनुरोध किया ताकि वह अगले दृश्य में अधिक सहज हो सके। बहनें बहुत प्रयास करती हैं। अपनी उंगलियों को युवा और सुंदर दिखाना कठिन है। डोरा अपनी उंगलियों को जड़ी बूटियों से ढकती है लेकिन वे अभी भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिखती है। लेकिन दूसरी ओर ईएमआई ने कई दिनों तक अपनी उंगली अपने मुंह में रखी थी और परिणाम स्वरूप यह काफी अच्छी दिख रही है। और युवा आज एक सप्ताह बीत चुका है और यह राजा की यात्रा का दिन है। जब राजा वहां पहुंचता है तो डोरा अपनी उंगली के बजाय एमा की उंगली दिखाती है। अब राजा अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है और मानता है कि उसे अपने जीवन का प्यार मिल गया है। बहनें और अधिक चिंतित हो गईं क्योंकि यदि राजा को उनकी सच्चाई के बारे में पता चला तो वह संभवतः उन्हें समाप्त कर देगा। बहुत सोचने के बाद डोरा ने एक शर्त रखी कि वह राजा के साथ तभी सोएगी जब पूरा अंधेरा हो और राजा अगले दृश्य में सहमत हो जाए। डोरा के शरीर को गोंद से कसना शुरू कर देता है ताकि यह एक युवा लड़की के शरीर की तरह लगे। आधी रात को मंदिर के एक रक्षक डोरा को लेने आते हैं जबकि महल में अंधेरा होता है। राजा डोरा के साथ सोता है लेकिन सुबह उसे पता चलता है कि उसने खर्च कर दिया है। रात में एक बूढ़ी और बदसूरत महिला से क्रोधित होकर उसने अपने गार्डों को डोरा को खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश दिया। सौभाग्य से वह जंगल में गिरने से बच गई। डोरा जादू देखती है। एक चुड़ैल वहां आती है और उसे अपनी शक्तियों से पाती है। चुड़ैल डोरा को एक सुंदर युवा में बदल देती है। लंबे बालों वाली महिला। अगले दिन राजा शिकार के लिए जंगल जाता है और पहली नजर में उसे युवा डोरा से प्यार हो जाता है। वह उसे अपने महल में लाता है और उसे रानी बनाने का फैसला करता है। डोरा को नहीं पता कि वह एक युवा लड़की में कैसे बदल गई, लेकिन वह अपनी बहन ईएमए को याद करती है। वह अपनी शादी में ईएमए को आमंत्रित करती है जो अभी भी अपनी नई उपस्थिति के बारे में अविश्वास में है। जब ईएमए ने पूछा कि वह युवा कैसे बनी तो डोरा ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया कि उसने अपनी पुरानी त्वचा उतार दी है। हालांकि ईएमए इसे सच मानती है और एक लोहार के पास जाती है। एक हार के बदले में उसकी पुरानी खाल उतारो। लोहार अधिक मूर्ख प्रतीत होता है। एमा के बाद वह उसे जंगल में ले जाता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है और अगले दृश्य में उसकी सारी त्वचा उतार देता है। एम्मा नाजुक स्थिति में महल में लौटती है और जल्द ही उसकी कहीं और मृत्यु हो जाती है। वह जादू जिसने डोरा को एक युवा लड़की में बदल दिया वह टिक नहीं पाता है जब तक वह बूढ़ी होने लगती है। उसकी त्वचा मुड़ने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वह बूढ़ी हो रही है तो वह महल से भाग जाती है। कहानी एक दुखद नोट पर समाप्त होती है जब डोरा पूरी तरह से अपने पुराने रूप में बदल जाती है। इसके बाद हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है जो यह एक राजा के बारे में भी है। राजा अजीब स्वभाव का है क्योंकि उसकी रानी का बहुत पहले निधन हो गया था। उसकी वायलेट नाम की एक अविवाहित बेटी थी जिससे उसने कभी सच्चा प्यार नहीं किया था। एक दिन राजा को अपने हाथ पर एक परजीवी कीट दिखाई देता है जो उसका खून चूस रहा है। इसे निगलने के बाद अजीब राजा ने इसे केवल खुद को खाने दिया। बाद में उसने परजीवी को एक कांच के बक्से में रखा और इसे हर दिन अपने खून को खाने की अनुमति दी। जैसे जैसे समय बीतता गया कीट विशाल हो गया। दूसरी ओर बैंगनी जो बड़ा हो गया। खूबसूरत युवा महिला हमेशा एक राजकुमार का सपना देखती है। हालांकि गैर जिम्मेदार राजा उसकी परवाह नहीं कर सकता क्योंकि वह हमेशा अपने परजीवी पालतू जानवर के साथ व्यस्त रहता है। दुर्भाग्य से एक दिन परजीवी बीमार हो जाता है और मर जाता है। इससे राजा तबाह हो जाता है, इसलिए वह उसकी त्वचा उतार देता है और अपनी बेटी को बताता है कि उसके लिए पति ढूंढने का समय आ गया है। वह कहता है कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है और जो इसमें जीतेगा उसे उससे शादी करने का मौका मिलेगा। यह सुनकर वायलेट खुश हो गई लेकिन थोड़ा परेशान भी हुई क्योंकि वह अपने लिए एक पति ढूंढना चाहती थी। इसके बावजूद वह राजा के फैसले से सहमत है।
है। जल्द ही पूरे राज्य में प्रतियोगिता की घोषणा की जाती है। राजा अपने महल में परजीवी की त्वचा प्रदर्शित करता है और घोषणा करता है कि जो कोई भी कीट के नाम का अनुमान लगा सकता है वह जीत जाएगा। कई लोग प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाता है क्योंकि वह कीड़ा कभी इतना बड़ा और बूढ़ा नहीं हुआ था। तभी महल में एक अजीब सा दिखने वाला राक्षस प्रकट होता है। वह भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है और राजा झिझकते हुए राक्षस को अनुमति दे देता है। फिर उसकी त्वचा को सूंघता है और यह सुनकर सही उत्तर का अनुमान लगाता है। निराश वायलेट छत पर भाग जाती है और खुद को खत्म करने का प्रयास करती है। हालांकि राजा ने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि वह अपना वादा नहीं तोड़ सकता। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वायलेट अंततः सहमत हो जाती है। अगले दृश्य में राक्षस वायलेट को पहाड़ों में दूर ले जाता है जहाँ वह रोती है। कई बार एक दिन जब वह शिकार के लिए बाहर जाता है तो उसे पास के पहाड़ पर एक और महिला दिखाई देती है। वह मदद की गुहार लगाती है और उसे पूरा मामला बताती है। महिला भी उसके प्रति सहानुभूति रखती है और अगले दिन मदद के लिए आने का वादा करती है। महिला अपने परिवार के साथ आती है। जब वे पार कर रहे थे तो वायलेट को बचाने के लिए राक्षस आ गया, लेकिन वे सफलतापूर्वक रस्सी काटने में सफल हो गए और वह गिर गया। कुछ समय बाद राक्षस परिवार को ढूंढता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। फिर वह एक गुफा में वायलेट का पीछा करता है और उसे गले लगाना शुरू कर देता है। परवाह करने का दिखावा भी करता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वह उसे चाकू से मार देती है। अगले दृश्य में वायलेट राक्षस के कटे हुए सिर के साथ महल में लौटती है और उसे सबके सामने रख देती है। फिर वह कहती है कि यह वही पति है जिसे आपने चुना है और राजा को रोना शुरू कर देती है। यह दृश्य देखकर वह भी निराश हो जाता है और अंतिम दृश्य में अपने घुटनों पर गिर जाता है। वायलेट राज्य की रानी बन जाती है और फिल्म यहीं समाप्त होती है। यह सब मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें और लाइक बटन दबाएं। यदि आप चाहते हैं कि हम अगली बार तक आपकी पसंदीदा फिल्म का पुनर्कथन करें तो एक टिप्पणी छोड़कर हमारी मदद करें।